कैसे बर्बाद होती है उसका नमूना मिल जाएगा। जी, आखिरी कमेंट मैं लूंगा हिमांशु जी से। हिमांशु जी, हंगर इंडेक्स में हम 100 से नीचे चले जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 132वें स्थान पर 191 पे। भारत के 70% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। शिक्षा को देखो तो 5वीं क्लास तक आते आते ऑलमोस्ट हमारे आधे बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं, और जो पहले बच्चे जो आते हैं वो मिड डे मील की स्कीम के चक्कर में आते, पढ़ने आते ही नहीं है। तो एक लिमिटेड मात्रा है जो ऊपर जाके पढ़ाई करती है, बाकी तो कोई करता नहीं है। पर किसको पढ़िए सर? 2014 के अंदर जो हमारा बजट होता था केंद्र का, उसका 0.55% एजुकेशन पे खर्च होता था, 0.55। आज 0.25 पे है हम सब। जीडीपी का अब 0.25 है। हमने एजुकेशन का बजट हाफ से ज्यादा स्लैश कर दिया सर। हमने हेल्थ का बजट हाफ से ज्यादा स्लैश कर दिया सर। हम एजुकेशन को पैसा नहीं देते, हम हेल्थ को पैसा नहीं देते। लोग पूछते हैं अब पैसा जा कहां रहा है सारा का सारा, वेयर दिस मनी इज गोइंग? अगर लोग मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, बच्चे तंदुरुस्त नहीं है, हंगर इंडेक्स में हम नीचे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम नीचे हैं, वेयर द हेल दिस मनी इज गोइंग सर? हिमांशु भैया, एक जमाने में मतलब अगर आप सरकारी नौकरी में जो लोग होते थे उनसे अगर बात करो तो वो कहते थे कि हेल्थ फिर एजुकेशन वगैरह जो भी है वो सरकार के कमाओ बेटे नहीं है, पोस्ट जो है वो सरकार का कमाओ बेटा है। तो ये कमाओ बेटों के ऊपर इन्होंने खर्चा कम कर दिया, इनको प्राइवेटाइज कर दिया कि आप अपना तरीके से अपना जुगाड़ कर लो, उसके ऊपर जीएसटी वीएसटी जो भी है जिस तरीके से वो देख लेंगे और उसमें जीएसटी का कलेक्शन करते हैं। तो ये क्लियर बात है। आज की खबर जोड़ दूं महाराष्ट्र के अंदर, मैं आज की खबर जोड़ दूं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज टेकन अ डिसीजन टू हैंड ओवर द गवर्नमेंट स्कूल्स इन महाराष्ट्र, अगर कोई उसे गोद लेना चाहे प्राइवेट सेक्टर का। सर ये आज की खबर है। तो ये पूरा भारत अभी सीख रहा है इनसे कि आप प्राइवेटाइज कर सकते हो, आप उसमें पार्टनर बन सकते हो, फिर उसमें आपका एक सब कॉन्ट्रैक्टर होगा जो नौकरी पे रखेगा लोगों को, उसका सब तरीके से शोषण करेगा और फिर भी आपके सामने मतलब सुनने वाला कहेंगे। तो ये देखिए स्टेप्स होते हैं डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी आप डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे? मोबोक्रेसी की तरफ ले जाइए, थियोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी एंड ऑटोक्रेसी। तो ये इस दिशा में जा चुका है, तभी जाके कोई ऐसा बोल सकता है। ये बेसिक फंडामेंटल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ एंड सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें आप देखिए इसमें क्या रहा है, ना फ्री हेल्थ है, ना फ्री एजुकेशन है, ना सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी है। आने वाले दिनों में शायद पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर भी उस दिशा में मीटर्स आ जाएंगे। उसका भी आपको पता है एक बड़ा उद्योग कर रहा है, सब चेन्नई में किया है इन्होंने। तो ये जो जिम्मेदारियां है, जो फंडामेंटली जो सिविक्स में हम लोग सीखते थे, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स, तो इनके ऊपर राइट्स भी नहीं रही है किसी की और ड्यूटीज तो ये निभाना नहीं चाहते। तो ये क्लियर कट मैसेज है। इसलिए मैं बोलता हूं द प्रेजेंट डे रूलर्स आर नॉट द पीपल हु बिलीव इन पॉलिटिक्स, दे आर नॉट पॉलिटिशियंस, दे आर सोशल इंजीनियर्स। वो उस तरीके से मतलब वो बोलते हैं ना कि जो कढ़ाई होती है उसमें मेंढक डाल के उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं और मेंढक उस टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट होता जाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है। आज मैं इसी मुद्दे पे आते हैं वापस। इंसान का जो कॉन्फिडेंस होता है वो उसकी जेब में पड़ा पैसा होता है, वो उसका कॉन्फिडेंस होता है। जब आपके पास आपके मतलब जो लीडर है वो ऐसा बोलते हैं कि मैं 35 साल बिना पैसे के जिया हूं, तो आप सोचिए उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उस समय पे क्या रहा हो। और आज ये जो हो रहा है, दिखावा हो रहा है, ये हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जेब में आपका पैसा तो है ही नहीं, समझ लो आप। ये देश का पैसा है, देश का हर एक बंदा काम कर रहा है और उस पैसे से आप मतलब उस कॉन्फिडेंस के साथ लेके आप बैठे। अगर आप सही में आप सोचिए कोई इंसान जिसकी जेब में पैसा ना हो उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो सकता है, आप मुझे समझाइए। चलिए लेट अस टॉक प्रैक्टिकल, क्योंकि हम ये दुनिया में जीते हैं, पैसा चाहिए हमको जीने के लिए। तो वो जब नहीं होता है तो कैसे रहता है? तो ये इस दिशा में जा रहा है। आप एजुकेशन ना लीजिए, आप कुछ मत कीजिए, आप ओकल्ट प्रैक्टिसेस में जाइए। यूनिवर्सिटीज चला रही है ओकल्ट के जो कोर्सेज वगैरह है, तो आप उसमें ध्यान दीजिए। आप खाना आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, क्योंकि हम इस तरीके से जिए तो आप भी इस तरीके से जिए। तो ये सब चीजें हो रही है और बाकी का जो भी गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम प्राइवेटाइज कर देंगे, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बातें करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, एफडीआई आएगा।
क्यों नहीं आएगा भाई? माइक्रोन कल परसों आई थिंक गुजरात में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर रहा है। 50% स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देता है पैसा, 20% स्टेट गवर्नमेंट देता है, 30% माइक्रोन निकालता है। मालिक की पूरी की माइक्रोन की कौन सा बिजनेस वाला नहीं होगा जो इसमें नहीं जाएगा? और इन सब चीजों में सरकार सब्सिडी दे रही है तो सर कोई भी खोल लेगा ना आके, तो फिर तो मैं वही बता रहा हूं। तो इसमें भी अगर आप हिंडनबर्ग वाले मतलब केस स्टडी के ऊपर जाएंगे तो पैसा कौन सी शेल कंपनियों से रूट होके वापस नहीं आ रहा है देश में, ऐसी सब कंपनियों के जरिए बाद में आप बोलेंगे झंडा उठा के एफडीआई इतना है, एफडीआई, तो ये तो इन्हीं का पैसा वापस चैनलाइज, ये बहुत क्लियर बात है। और आप हर एक चीज को देखते जाइए धीरे धीरे, कैसे एक तरीके से बेयर मार्केट ट्रिगर किया जाए या बेयर रन ट्रिगर किया जाए, इसी के ऊपर होता है। क्योंकि बेयर मार्केट आएगा तो आपकी जेब में पैसा ही नहीं रहेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे रहेगा? आप नोटबंदी के आसार देख लीजिए, आप फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जीएसटी जो गोल्ड पोस्ट शिफ्ट किया गया, आज की तारीख में आपकी टैक्स फाइलिंग सिस्टम में आपको मतलब एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। लोग क्यों ये कंट्री छोड़, ये देश क्यों छोड़ रहे हैं? आप बनाना चाहते हो वेस्टर्न वर्ल्ड जैसा, जहां पे टैक्सेशन है लेकिन आपको सहूलियत नहीं देनी है। सहूलियत अगर आपको लेनी है तो वो भी, उसके ऊपर भी पैसा है। आप हर एक चीज के दाम देख लीजिए, छोटे से छोटा इंश्योरेंस अगर कोई लेता है अपने टू व्हीलर का, या छोटे से छोटी चीज लेता है, हर एक चीज के दाम बढ़ गए और उसके ऊपर जीएसटी। तो सरकार दिखाएगी कि जीएसटी का कलेक्शन इतना बड़ा है, बट दैट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, इट इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। आई थिंक बीरेन भाई विल बी अ राइट पर्सन टू डिफरेंशिएट बिटवीन वॉल्यूम एंड वैल्यू, क्योंकि वो कमोडिटी और इन सब चीजों को ट्रैक करते हैं, तो उनको पता है कि रुई का भाव जब बढ़ता है तो आपका मतलब ग्राफ दिखेगा आपने इतना एक्सपोर्ट किया, बट वो वैल्यू होता है, वॉल्यूम नहीं होता। तो ये जो ग्रोथ है वो वैल्यू ड्रिवन। अभी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब आए, तो उन्होंने सही कहा कि अभी आपको एक ऐसा मॉडल चाहिए जहां पे आप 141 करोड़ की आबादी को सस्टेन करवा सके, उनको कॉन्फिडेंस दिला सके। ये जो कॉन्फिडेंस आपने पहले दिया था ना 2014 में 2 करोड़ नौकरियां, वो कॉन्फिडेंस की वजह से ही आपको पब्लिक ने अपना मतलब वोट दिया। आज नौकरियां नहीं है साहब, बात सही है एकदम। और कुछ ऐसे सेक्टर जैसे मीडिया सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मीडिया सेक्टर में एक जमाने में मैं कई लोगों से मिलता हूं, मीडिया सेक्टर में एक जमाने में जो लोग 2007 की तनख्वाह पे आज काम कर रहे हैं, बीच में पूरा एक ऐसा माहौल आया कि जहां नौकरियां थी ही नहीं कोरोना काल के बाद, तो दे आर बैक ऑन द 2007 सैलरीज। तो ग्रोथ की बजाय डीग्रोथ हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका कंजम्पशन भी डाउन जाएगा, क्योंकि वो जिस तरीके से वो स्पेंडिंग करता था एक जमाने में कॉन्फिडेंस के साथ, वो आज नहीं कर पाएगा। और ये अच्छे से अच्छे फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मतलब पेटी क्राइम्स रिपोर्ट करते थे या तो पेटी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये मतलब दीज आर द बेस्ट ब्रेन्स, एनालिसिस करते हैं, नंबर क्रंचिंग करते हैं, डेटा ड्रिवन रिपोर्टिंग करते हैं। 2007 की सैलरी पे वापस आज काम कर रहे हैं मार्केट। ये सीन है 2007-2008 वाली सैलरी, जो मतलब एक जिसको बोले कि उसमें ग्रोथ नहीं आया है, तो उस लेवल पे वो लोग का। तो ये इसका कोई सॉल्यूशन है सरकार के पास कि मुझे पता नहीं, नीति आयोग के पास है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, किसके पास, बट समस्याएं है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसी हफ्ते बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, बॉम्बे आईआईटी की रिपोर्ट आई है कि भारत में द टेकर्स फॉर द पीएचडी हैव गॉन डाउन ड्रास्टिकली, आधे से संख्या कम हो गई है। और एक बड़े इकोनॉमिक न्यूज़पेपर का मेन एडिटोरियल कहता है कि भारत के अंदर सारे पीएचडी कहां वैनिश हो गए, देयर आर नो टेकर्स। वो कहते हैं एमटेक की सीटें सारी खाली पड़ी है बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंदर, ये हाल हो गया है जी। एक लाइन में ऐड करना चाहूंगा, आप ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, आप सरकार में काम कर चुके हैं। गुजरात में पिछले कई दिनों से आंदोलन चल रहा है, जो मतलब ये भर्ती प्रक्रिया होती है टीचर्स वगैरह की, उनको लेके साहब 24 लाख की सैलरी लेने वाले ब्यूरोक्रेट्स एक 24,000 मतलब 2,40,000 की नौकरी वाले का एक एग्जाम नहीं ले पा रहे। और ये एक ब्यूरोक्रेट नहीं है जो 24 लाख की तनख्वाह लेता है, आप समझने की कोशिश की। और उनको मतलब उनके बचाव में जर्नलिस्ट आते हैं सिंह कि ये प्रोसेस है, इतना है, स्कूल्स खाली होने चाहिए, ये होना चाहिए, एग्जाम का सीक्रेसी रहना चाहिए। कौन से लोगों को आपने बिठा दिया है सरकारी नौकरी में जो ये एक सिस्टम डिजाइन नहीं कर पाते, एक बेसिक एग्जाम नहीं ले पा रहे? 24 लाख की सैलरी वाले लोग
साल में जो 2040 मतलब 2,40,000 कमाने वाले छोटे घरों से, गांव से, दूर दराज से एग्जाम देने आते हैं, एग्जाम के पेपर मतलब वो लीक हो जाते हैं, एक एग्जाम नहीं ले पा रहे, ऐसी ब्यूरोक्रेसी आपके पास, ऐसी मैकेनिज्म है आपके पास। तो दिस इज द सिचुएशन। और ये काम ये सिस्टम था नहीं पहले एग्जाम्स होती थी, ऐसा तो नहीं था कि नहीं होती थी। क्यों वो मॉडल फॉलो नहीं किया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब इतना ही है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही सार्थक चर्चा रही और आपसे अपील भी है कि आप हमारे चैनल्स को, न्यूज टाइम SGS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटी छोटी आर्थिक मदद कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा UPI नंबर दिया गया है, बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है, उसके द्वारा छोटी छोटी मदद करके आप अच्छी पत्रकारिता को जीवित रख सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, अखिल स्वामी जी अभी गए हैं, बीरेन वकील साहब और हिमांशु बैनर्जी का, कि आपने बहुत सार्थक विचार और बिंदु इस चर्चा में रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।